हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 23 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, आज का वीडियो लेट हो गया कुछ कारणों की वजह से, बट वीडियो तो आना ही था, इसलिए पूरे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसके क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर के रूप में शेरी रहमान को अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में सरकार बदली है, तो नई सरकार के द्वारा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर के रूप में शेरी रहमान को अपॉइंट किया गया है। शेरी रहमान इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत के रूप में भी अपॉइंटेड रह चुकी हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं, जिसकी अभी हाल ही में सरकार आई है। और आपको बता दूं, इनकी मदर जो हैं, इनकी जो माता जी हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम पे किसकी सरकार आई है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। कैपिटल है इस्लामाबाद, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है हिना रबानी खार। क्या नाम है? हिना रबानी खार। ये बनी है नई विदेश मंत्री पाकिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उन सभी के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 4 ओलंपिक ट्रेनिंग एकेडमीज की स्थापना करी जाएगी बहुत जल्दी इस राज्य के अंदर? तो ये फैसला लिया है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु में इस टाइम में एमके स्टालिन की सरकार है और तमिलनाडु सरकार चेन्नई के पास 4 जोन में, 1-2 नहीं 4 जोन में 4 ट्रेनिंग एकेडमीज का इनॉग्रेशन करेगी। और बेसिकली ये जो ट्रेनिंग एकेडमीज स्थापित करी जाएंगी, इन सब को एक मेगा स्पोर्ट्स सिटी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि तमिलनाडु के अंदर एक मेगा स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी और उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर 4 ट्रेनिंग एकेडमीज बनाई जाएंगी और इसके अंदर 4 स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। हर एक स्टेडियम की कॉस्ट 3 करोड़ रुपए आएगी। कितनी? 3 करोड़ की लागत से इनको बनाया जाएगा हर एक स्टेडियम को। और कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है इस टाइम पे, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द डेफ कनेक्ट 2.0 आयोजित होने जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर डेफ का मतलब है डिफेंस कनेक्ट। अब देखिए, जो डिफेंस कनेक्ट 2.0 है, ये क्यों आयोजित किया जा रहा है? इसका मेन मोटो ये है कि पूरे दुनिया भर से डिफेंस सेक्टर में इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। तो जाहिर सी बात है, दुनिया भर के जितने भी इनोवेटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, जब वो भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आने वाले टाइम में डिफेंस से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट भारत में ही बना पाएंगे। और भारत इस तरीके से डिफेंस सेक्टर में भी वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो पाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो डिफेंस कनेक्ट 2.0 है, ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये है शिवामोगा एयरपोर्ट। इसका नाम बहुत जल्द बदल दिया जाएगा। तो इसका नाम बदलकर क्या इसका नया नाम रखा जाएगा? तो शिवामोगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा एयरपोर्ट रख दिया जाएगा। और BS येदियुरप्पा इस टाइम पे बिसावराज बोमई है ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इनसे जस्ट पहले मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। इनके नाम पर कर्नाटका का शिवामोगा एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदला जाएगा। तो इसका नया नाम होगा BS येदियुरप्पा एयरपोर्ट। एंड बाय द वे, आज की डेट में भारत का हर एक जितना भी, चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सभी उड़ान स्कीम के अंतर्गत आते हैं। और उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। क्या बोलते हैं? उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर? ये कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि एल रूट सर्वर को इंस्टॉल करने जा रहा है, मतलब अपना खुद का एल रूट सर्वर लगा रहा है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान के अंदर स्थापना इसकी करी जाएगी। और कहाँ पर? ये जो जगह है इसका नाम है भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर। अब देखिए,
राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना करने के लिए ICANN के साथ पैक्ट साइन किया है। किसके साथ? ICANN इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अगर आज की डेट में बात करी जाए तो पूरे भारत में 3 जे रूट सर्वर हैं। कैसे? जे रूट सर्वर हैं। कहाँ कहाँ पर ये 3 जे रूट सर्वर हैं? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में, मुंबई में है दूसरा जे रूट सर्वर, और तीसरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब अगर बात करी जाए भारत में कितने एल रूट सर्वर हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 जगह एल रूट सर्वर है। टोटल 2 एल रूट सर्वर है। एक तो है मुंबई में और दूसरा है कोलकाता में। तो आप एक तरीके से देख सकते हो, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर जे रूट सर्वर भी है और एल रूट सर्वर भी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो राजस्थान में स्थापित होने जा रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी भारत में एल रूट सर्वर हैं। तो देखिए, अभी तक जो ये 2 एल रूट सर्वर और 3 जे रूट सर्वर हैं, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार ने इनको स्थापित किया है, लेकिन पहली बार कोई राज्य सरकार इसको स्थापित करने जा रही है, तो ये है राजस्थान सरकार। अब ये सर्वर लगाए क्यों जाते हैं? इनका मेन मोटो है भारत में फ्लॉलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतरीन देने के लिए इन सर्वर्स का यूज़ किया जाता है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर आपको जितना भी इंटरनेट मिल रहा है, आप जो भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या फिर किसी भी गैजेट में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वो सब इन सर्वर्स की ही देन है। ये सर्वर क्या करते हैं? जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है उसको बूस्टअप करने का काम करते हैं। उससे जितने भी वेस्ट डेटा पैकेट्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं सर्वर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा कौन से देश को अभी हाल ही में $500 मिलियन की धनराशि दी गई है ताकि ये देश अपने लिए ईंधन खरीद सके? तो हम सभी को पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में। श्रीलंकन गवर्नमेंट को अभी हाल ही में भारत सरकार ने $500 मिलियन की धनराशि दी हुई है और इसकी मदद से वहाँ पर ईंधन खरीदा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो पिछले कुछ टाइम में जब से यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, भारत सरकार श्रीलंका को 2 लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुकी है। कितनी? 2 लाइन ऑफ क्रेडिट। और कितने की? तो $2 बिलियन की, ध्यान रखना, $2 बिलियन ऑलरेडी दे चुकी है भारत सरकार क्रेडिट लाइन के रूप में। और श्रीलंका में इस टाइम पे महिंदा राजपक्षा की सरकार है। नेपाल में इस टाइम पे शेर बहादुर दोयबा की सरकार है। भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धरती माता दिवस कौन से दिन मनाया गया? या मदर अर्थ डे इसको बोलते हैं, और इसी को पता है इंटरनेशनल अर्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है, या वर्ल्ड अर्थ डे भी आप बोल सकते हो। मतलब इसके कई सारे नाम हैं। तो वर्ल्ड अर्थ डे हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को, कल के दिन इसको मनाया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम आप ध्यान रखिए, इसकी थीम है इस बार इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम इम्पोर्टेंस समझें कि हमारी अर्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि आप अपने घर को साफ रखना जरूरी समझते हो, वैसे ही ये अर्थ भी हमारा घर है एक तरीके से। आप इस प्लैनेट को भी साफ सुथरा रखिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 की विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक जारी करी गई है। इसमें कितने भारतीय क्रिकेटर्स को जगह दी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक जो है ये एक तरीके की रेफरेंस बुक है जिसको ब्रिटेन के द्वारा जारी किया जाता है हर साल, और इसको पहली बार जारी किया गया था 1864 में। तो इस बार इसका 159th एडिशन लॉन्च किया गया है। इसमें बेहतरीन क्रिकेटर्स को जगह दी जाती है हर साल। तो आप ये देख सकते हो कि 2021 से 22 के सत्र में सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में यहाँ पर शामिल किया गया है इन 5 खिलाड़ियों को, ये जो पिक्चर में है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इसमें 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, एक तो रोहित शर्मा और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह। अब अगर टोटल 5 खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, डेवन कॉनवे, ओली रॉबिन्सन है इसमें, और एक महिला क्रिकेटर हैं, ये हैं डेन वैन नेकेर्क। क्या नाम है? डेन वैन नेकेर्क। तो टोटल इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है। और इसके अलावा विजडन क्रिकेटर्स एल्मनाक के द्वारा 2022 का लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को। किसको? मोहम्मद रिजवान। विकेट कीपर भी है और बैट्समैन भी है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से इंडो अमेरिकन हैं जिनको 2022 के एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विवेक लाल। और विवेक लाल कौन है? तो ये जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है।
एक तरीके से आप बोल सकते हो ये डिफेंस एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं। तो विवेक लाल जी सम्मानित किए जाएंगे एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड से 2022 के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल जिसका नाम है RS-28 सरमत, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है रूस। रशिया के द्वारा RS-28 का सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ये अभी तक की दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर टेस्टेड मिसाइल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। कितनी? 18,000। जी हाँ, पूरे 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इसकी खास बात यह है कि अपने साथ मल्टीपल वॉर हेड्स को कैरी कर सकता है। आप इसमें किसी भी तरीके के वॉर हेड को यूज़ कर सकते हो। इसे आप न्यूक्लियर या फिर विदाउट न्यूक्लियर वेपन भी ट्रिगर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसकी लेंथ की बात करी जाए तो इसकी टोटल लेंथ है 35.3 मीटर और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ है 3 मीटर। और रशिया इससे पहले इसकी जगह पर जो न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करता था सैटर्न 18, क्या नाम है उसका? सैटर्न 18। और ये जो RS-28 है इसको सैटर्न 2 के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम सैटर्न 2 भी है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो सैटर्न 2 नई लॉन्च करी गई है और ये रिप्लेस करेगी सैटर्न 18 को। तो अब सैटर्न 18 नहीं यूज़ करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ये होंगे इंडियन आर्मी में मिलिट्री ऑपरेशंस के नए डायरेक्टर जनरल और ये 1 मई से अपना पदभार संभालेंगे। और इनको कमीशन किया गया था 1986 बैच में। 1986 बैच के अधिकारी हैं और इनकी जो रेजिमेंट है ये है 23rd बटालियन ऑफ राजपूत रेजिमेंट। और आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको अभी 1 हफ्ते पहले ही बताया था कि इस महीने के आखिर में इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर कौन आ रहे हैं? मनोज पांडे नए इंडियन आर्मी चीफ होंगे। और मनोज पांडे जब अपॉइंट होंगे तो उसी के साथ ध्यान रखिए, आज तक इंडियन आर्मी में चीफ के रूप में पहली बार किसी इंजीनियर को अपॉइंट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मतलब वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम है अजय कुमार सूद। और सूद साहब बेसिकली एक फिजिसिस्ट हैं और ये सक्सीड करेंगे के विजय राघवन को। किसको? के विजय राघवन। तो राघवन साहब क्योंकि रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह ले रहे हैं अजय कुमार सूद। और आपको पता है भारत के वैज्ञानिक सलाहकार जो विजय राघवन है, इनसे पहले आर चिदम्बरम जी थे। कौन? आर चिदम्बरम। और उनसे भी पहले APJ अब्दुल कलाम साहब थे। और PSA का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनको तो आप जानते ही होंगे, किरण पोलार्ड। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है, रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। तो ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं किरण पोलार्ड। वेस्ट इंडीज़ आपको पता है ना, ये कैरेबियाई कंट्री है, लेकिन ये अमेरिका के कौन से हिस्से में आता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। कैरेबियन कंट्रीज जितने भी हैं ये सब नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और इनका जो करियर है ये 15 साल का करियर रहा है टोटल। किरण पोलार्ड ने अपना डेब्यू किया था साल 2007 में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नई दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? चीफ सेक्रेटरी का मतलब मुख्य सचिव के रूप में कौन से IAS अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम है नरेश तोमर। नरेश तोमर होंगे नए चीफ सेक्रेटरी नई दिल्ली में। और इससे पहले अगर बात करी जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के सेक्रेटरी थे, अब इनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो रहा है और ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार देव को। किसको? VK देव, अभी तक दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे। नरेश कुमार जी की अगर बात करें तो ये सीनियर IAS अधिकारी हैं और अरुणाचल प्रदेश कैडर के ही अधिकारी हैं। ये 1987 बैच के AGMUT अधिकारी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। लाइक क्यों नहीं आप लोग करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। मॉक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है या नहीं, तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपके पास मौका है इस बार 24 अप्रैल को दोपहर में 12 बजे, क्योंकि अनअकैडमी आपके लेकर आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट। जी हां,
ये वो कॉम्बैट टेस्ट है जहां पर आपसे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन और आपको मिलेगा 60 मिनट का समय। ये जो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पिछले कुछ सालों में एसएससी में पूछे गए हैं। सभी सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे जो कि आपको 60 मिनट में करने होंगे। एनालिसिस अपना करिए और देखिए कि आपकी रैंक क्या है अनअकैडमी पर पूरे सर्वर में सभी स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आप टॉप 3000 रैंकर हो, अगर आपकी 3000 रैंक के अंतर्गत आती है कोई भी रैंक, तो आप स्कॉलरशिप के हकदार होगे। इसके अलावा आप Amazon गिफ्ट वाउचर 5000 तक के जीत सकते हो और इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आप जीत सकते हो। यहां पर बात रिवॉर्ड और प्राइजेस की नहीं है, ज्यादा यहां पर मेन बात यह है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करना। आपको खुद यह देखना है कि आपकी तैयारी कहां तक चल रही है, आप कितने सही जा रहे हो अपनी तैयारी को लेकर और टारगेट के कितना नजदीक हो। जो ये टेस्ट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो तुरंत जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और खुद को एनरोल करने के लिए कोड यूज करिए वरुण777। आपसे कोड मांगेगा वरुण777, आप डालिएगा, आपका टेस्ट एनरोल हो जाएगा। सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी मैंडेटरी है, सभी को ये टेस्ट देना अनिवार्य है और ये टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। इस बार संडे को दोपहर में 12 बजे टेस्ट दीजिए और खुद का एनालिसिस करिए। लेट्स क्रैक इट दिस टाइम। इस बार एग्जाम नहीं निकला तो अगली बार जरूर निकलेगा। इस जिद के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं।